आज सरस्वती की हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, सामने कभी होके भी आइएगा, ठीक है। तो यही माँ है जो हम लोगों को हमारा जीवन को सफल करेगी और हमें अपने पौष्टिक तक पहुंचाएंगी, ठीक है। तो हाथ जोड़ लीजिए। या पुण्येन्दु तुषारे हारे भवेला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरिदण्डे मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मासितशङ्कर प्रभृतवीर देवैषधा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय मां। चलिए बैठिए। तो कल हमने जो सिखाया था आपको उसमें मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। बताइए y इज इक्वल टू अगर t cos x है, इससे मैं पूछूं इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, आप बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ। यस आपसे। हाँ यस, इसकी रेंज बताइए कहां से कहां तक लाई करेगी। t cos x है तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, बताइए। डायरेक्ट बताना कि इतना टाइम तो नहीं लगना, समझ ही नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा, क्या पता नहीं चल पा रहा। वाह बेटा, आप बताओ। खड़े रहो, खड़े रहिए। कल पढ़ाया तो तुमने, इसका ध्यान नहीं रखती क्लास में जो पढ़ाते हैं। ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ से मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा। कल बताया नहीं था आपको? बताया था सर। क्या नाम है भैया आपका? जैसे क्लास में नहीं थे कल, पता ही नहीं चल पा रहा है मिनिमम मैक्सिमम बताया बताइए। अगर इसके आगे जो लगा होता है ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है कॉस, ये जो y लाई करेगा 3 और -3 के बीच में लाई करेगा, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम। ऐसा मत करो यार, बैठ जाओ, है ना। अब बताइएगा जरा y बराबर 2 की पावर -t, इसका ग्राफ कैसा होगा आप बताइए। इसका ग्राफ कैसा होगा y पर 2 की पावर -t ड्रॉ करके बताइए जल्दी से करेंगे। तो जो चीजें सिखा दी गई मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है मत सोचना अब ये पता ही नहीं चल रहा है नेक्स्ट टाइम क्या सिखाया। ड्रॉ करके बताओ फटाफट जल्दी से। गलत है, ऐसा नहीं, ये तो रेक्टेंगल हाइपरबोला का होता है सब गलत पढ़ते नहीं हो आप लोग। हाँ यही सही है, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा मैंने बनाया देखो। हाँ ठीक है, नहीं गलत है, इंक्रीजिंग बना दिया तुमने, तो डिक्रीजिंग के लिए था ना। भूलो मत यार, ऐसा मत करो, अब पहले सिखाया आज ही हो रहा है ना। अभी तो ज्यादा लोड भी नहीं है, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो फिर लोड बढ़ेगा, अभी तो लोड ज्यादा है ही नहीं, बढ़ जाएगी। ये e की पावर ऑफ -x वाला ग्राफ है, चेक करो, वो सिखाया था मैंने, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। यस y इज इक्वल टू x - 1, इसका ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा आप बताओ, हेलो इसका स्लोप क्या होगा जल्दी बताओ तुरंत बताओ, स्लोप क्या होगा। क्या नाम है आपका? वेरी गुड मनीषा, मनीषा मानसी मानसी वेरी गुड। स्लोप 1 होगा। जल्दी जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, बोलिए। पढ़ाते तो मेरा हक भी है ना पूछने का। यस सर। नहीं है क्या बताइए। यस सर। स्लोप m1 है ना। यस सर। और y इंटरसेप्ट कितना है? हाँ हाँ, तो ये लाइन कैसे होगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी
यहाँ -1 दे देना है और ये एक्यूट एंगल बना दी और एंगल कितना बनेगा एंगल कितना बनेगा ये एंगल ये एंगल कितना बनेगा बताओ 45 क्योंकि tan थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा बराबर कितना होता है रिमेंबर दिस पॉइंट ओके और भी पूछने जा रहा हूं ओके ठीक है नहीं यस सर एक्स स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए 3 लिख दीजिए ठीक है इज इक्वल टू 1 ठीक है इज इक्वल टू 1 ये क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी गुड और ये हाइपरबोला जो है इसमें a ग्रेटर देन b वाला है या b लेस देन a वाला है दो होते हैं हाइपरबोला देखो हमने एक आपको हाइपरबोला बताया था ये वाला तब होता है जब a ग्रेटर देन b होगा बोलो ना यार यस सर लेकिन अगर मान लो ये वाला हाइपरबोला बनाना है तो ये होता है जब b ग्रेटर देन a होता है बोलो ना यार यस सर इक्वेशन स्टैंडर्ड दोनों के लिए यही होती है x² * a² माइनस की y² * b² इक्वल टू 1 a ग्रेटर देन b होगा तो ये वाला और a लेस b ग्रेटर देन a होगा तो सर ये b ग्रेटर देन ये b ग्रेटर देन a वाला क्या चीज अगर स्क्वायर नहीं है तो दिमाग में स्क्वायर डालना चाहिए ना यस सर अब आप स्क्वायर बनाना आना चाहिए ना यस सर कॉमन सेंस है ना मैंने जानबूझ के स्क्वायर नहीं डाला ताकि आप कहोगे ये तो हाइपरबोला है ही नहीं टीचर वो होता है जो बच्चों को छकाए क्या करे छकाने का तो सोचते ना परेशान कर दे सोचने में मजबूर कर दे हलवा खिलाने आसान वो नहीं है कि हलवा खिला लो भैया लो रेडीमेड लो खाते रहो दिमाग कसरत करनी चाहिए ना तो अब मुझे बताओ ये एलिप्स हो गया ये अगर मैं अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ठीक है बता दो ये b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन समझ आया यस सर तो अब ये चीजें बताई थी तो ये कॉमनली आपको समझना चाहिए था बट अभी बता दी ठीक है जितना उसका है अब अगर मैं इसी बीच में प्लस डाल दूं क्या कर दूं प्लस डाल दूं ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी तो आप मुझे बताओ जब ये एलिप्स बन गया तो ये एलिप्स कौन सा वाला होगा b ग्रेटर देन a वाला या a ग्रेटर देन b वाला b ग्रेटर देन a वाला वेरी गुड और जब b ग्रेटर देन a वाला एलिप्स होगा तो एलिप्स ऐसे हो जाएगा बाबा कैसे हो जाएगा बाबा ऐसे ठीक है बाबा तो अब मुझे बताओ जरा ये वाला एरिया मुझे निकाल के बताओ दम है मजा आएगा क्या आएगा रुको जल्दीबाजी मत करो बाकी लोगों को करने दो ना पता है क्या होता है जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है वो तो न्यूट्रल हो जाएगा यार इसमें बात तो बताइए 4 में खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 में सोचते हैं अच्छा किसी चीज को करने की अरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ तुम आंसर बताओगे तो राज खुल जाएगा ना यार अपना आंसर दो और फिर मुझे बताओ क्या देखेंगे निकालो ना ये नहीं है करो ये वाला सेटेड एरिया बताना है कितना होगा आया परफेक्ट अरे वाह शाबाश वेरी गुड डर तो नहीं सही है पाई की वैल्यू नहीं रखना पाई की टर्म बताना है क्या बताना है पाई की टर्म बताना है बताइए तो पीछे √6 पाई ठीक है देखो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो ना √3 की पावर 2 लिख सकते हो ना तो आएगा तो 3 ना तो a की वैल्यू कितनी होगी √2 b की वैल्यू √3 अब b ग्रेटर देन a हो जाए a ग्रेटर देन b और एरिया तो पाई ab ये होता है टोटल का तो 1/4 ही तो लिखोगे तो पाई a की वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू √3
है बाई कितना 4, तो बाई √6/4। अरे बोलो ना यार। यस सर। इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। अब बोलिए। तो मैडम से जाकर बोल दीजिए कि एसी चालू कर दें। यस। हाँ वही तो। वॉच कर लीजिए। ठीक। अब ये बच्चों कुछ रिवीजन वाली बातें हमने कराई। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और फिजिक्स में इसका क्या यूज होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं समझते हैं। अभी अभी सबसे पहले एक बात बताई, याद होगा आपको। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। मतलब जो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उसको फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। तो ये फंक्शन किसी भी वैल्यूज का होता है। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे मैंने बात करी y बराबर fx, तो इसका मतलब क्या है? y डिपेंड कर रहा है x पर। अगर मैंने लिख दिया b इक्वल टू f ऑफ t, यानी कि y b डिपेंड कर रहा है t पर। t का फंक्शन, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। ये फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉग वाला हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अरे बोलो। ठीक है, हमने चीजें बताई थी आपको। अब मेरा कहने का मतलब समझो जरा, डेरिवेटिव का मतलब क्या है। यहाँ लिख देते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। बोलते क्या होते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होते हैं? स्लोप ऑफ ये सारे नाम इसी के, तो इनमें से किसी भी नाम से पुकार लो, मतलब ये निकल जाएगा। अब जरा समझिए पहले इसको। जैसे मान लेते हैं हमने इधर ये x एक्सिस ले ली और ये y एक्सिस ले ली, यानी y इक्वल टू fx की ये वाला रिलेशन की बात करो। ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। बोलो, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, हमने कुछ ऐसे बना दिया, तो ऐसे जाके कर दिया, ये जाके हमने ऐसे कर दिया। तो आप देख रहे होगे फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, सर्टेन पॉइंट इंक्रीजिंग भी है, फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। ओके, तो इसका मतलब फंक्शन हर एक x के लिए चेंज हो रहा है। हर एक x के लिए फंक्शन क्या हो रहा है? जब हर एक x के लिए चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका रेट ऑफ चेंज होगा। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज। अगर y इक्वल टू c कोई फंक्शन होगा, y इक्वल टू c का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो x बढ़ाओगे तो c चेंज नहीं होगा, c वही रहेगा, चाहे x कुछ भी हो। बोलो ना। यस सर। इसका मतलब है यहाँ पर इसका रेट क्या होगा? dy by dx क्या होगा? dx के चेंज के साथ y चेंज नहीं होगा, यानी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। अब जरा इसका मतलब समझो। जैसे मान लो सपोज करिए आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज बताओ, इस पॉइंट पर, यानी इस x पर रेट ऑफ चेंज बताओ। इस x को मान लो कोई पॉइंट मान लिया x1, तो आपको इसका dy by dx का मतलब क्या समझना है? इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो ये टेंजेंट लाइन हुई, टेंजेंट इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी इस x1 पे निकाले, इसको आगे बढ़ाएंगे, जहां ये कर्व को कट कर रही है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है? टेंजेंट तो टच ही करेगी ना, कट नहीं करेगी, लेकिन ये इस पॉइंट पर जहां ये मिलेगा इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी। तो ये जो टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये जो टेंजेंट आई जो x के साथ एंगल बना रही है, इसी टेंजेंट के tan थीटा को dy by dx कहते हैं। क्या कहते हैं? dy by dx at x is equal to x1 क्या होता है? तो समझे, यही है डेरिवेटिव। क्या है? यानी डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप तो बता दिया, tan थीटा को बोलते हैं, बट टेंजेंट का स्लोप मतलब टेंजेंट लाइन जो एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल का tan, दैट इज कॉल्ड dy by dx।
उसी को dy बाई डी कहते हैं। क्या कहते हैं? dx अब dy का क्या मतलब है, dx का क्या मतलब, चलो उसको भी देखते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। और अगर ये एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी dy बाई dx पॉजिटिव होगा। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, dy बाई dx नेगेटिव होगा। मतलब dy बाई dx कुछ नहीं होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा में थीटा क्या है, टेंजेंट का एंगल होता है, x एक्सिस का। अब ये dy और dx कहां से आया, tan थीटा को स्लोप, यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम लोग, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट m बोलते हैं। ठीक है, हटा दो थोड़ा जल्दी से। अब लोग नहीं हो सकते तो यही से आ जाओ 9 पर। ठीक है, ऐसे नहीं करना। कहां नोट किया, ऊपर नोट करिए मत करो, पूरा नोट करो जितना ये पढ़ा, एक एक लाइन नोट करो। ठीक है, आलस मत करो। ठीक है, नोटबुक में कर लिया, उसमें कर लिया, अभी कुछ पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा। ऐसा मत करो, ज्यादा एडवांस भी मत जाओ। ठीक है, जो पूरा बता रहे हैं वो पूरा नोट करो। और ये एक बात और ध्यान रखिए कि अभी यूनिट डायमेंशन शुरू नहीं किया तो आप अगले चैप्टर्स के क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब आगे 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 बढ़ बढ़ के क्वेश्चन करोगे, फायदा नहीं। तो वो चीज सिखाएंगे तब पूछ लेना। एक बार वो चीज आगे बढ़ जाए तो फिर पीछे के क्वेश्चन पूछ सकते हो, पीछे का मतलब कोई भी टॉपिक है। लेकिन आगे के तो अभी बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये पढ़ाई नहीं, आपने भले ही पढ़ के आए हो। चलोगे आप हमारे तरीके तभी रिजल्ट्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। अपने तरीके अपना डबली अपना राग बजाते रहोगे, हम यहाँ कुछ भी समझाते हैं अपना अपनी मर्जी से करते रहोगे तो हो गया काम फिर तो। अब ये बताइए, यहाँ जो चीज बताई, हो सकता है इसमें कुछ ऐसा एक पॉइंट ऐसा एक्स्ट्रा निकल के आ जाए जो ज्यादा इम्पोर्टेंटली सोचे आप करो, ये तो मैंने कर रखा था। जो चीज हम यहाँ पे कराते हैं एग्जैक्टली उससे कहीं ज्यादा डिटेल में, जितना आपको कॉपी बुक में नहीं मिलता उससे ज्यादा हम यहाँ बता देते हैं। ये अपना, हाँ मुझे बताइए। x1 यानी कि जिस x1 पे निकाली जा रही है ना, वो अभी फंक्शन आएंगे ना, अलग अलग फंक्शन, उनके फॉर्मूले सिखाएंगे अभी हम। क्या करेंगे, फॉर्मूला। देखो इसका भी मतलब देखो निकल आया नहीं है, x इक्वल टू x1, जैसे अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव अलग अलग होते हैं तो उसका dy बाई dx के फॉर्मूले याद करा देंगे, अभी बता देंगे। और फिर हमने उस जिस पॉइंट पे निकाला वो पॉइंट रखना पड़ता है। नोट करो इसको पूरा तुरंत, इमीडिएटली ऊपर से नीचे तक सारा। तो शुरुआत में एक दो दिन अच्छे स्टूडेंट दिख रहे थे होंगे, और फिर नए तरीका से करना स्टार्ट कर दिया। और फिजिक्स की कॉपी तुमने इतनी पतली बनाई है, देखो फिर तुमने रखना स्टार्ट किया तो बोला कि फेयर भी करना है डायरेक्ट क्लास में। बेटा मेरी बात मानो, क्लास में ही काम करने हैं, रफ काम नहीं करना है, क्योंकि रफ उतने देर में फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, फिर बाद में बीच में अभी ऐसा बर्डन आ जाएगा, एकदम से इतना सारी चीजें होने लग जाएंगी ना, फिर आप संभालना मुश्किल हो जाएगा, रिवीजन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। एक बुक में रहे कॉपी में रहेगा तो आपको पता है कि सीरियस में ही करना है, कुछ उसमें कुछ उसमें कुछ उसमें, तो सब इधर बिखर जाएगा। इसको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करो, जैसे इस बच्चे को देखो कितना अच्छा नोटबुक बनाया, जब ये भर जाएगा तो ऐसी ऐसी कम से कम 2-3 भर जाएंगे। 12th नहीं हो पाएगा, 11th में 2 भर जाएंगे, 2-3 भर जाएंगे।
प्रैक्टिस आएगी और आदत भी बनेगी। तो हम लिखने की वजह से चलो ये तो मेरा लिखा है, ये तो मैंने देख रखा है, तो फिर आप ये वीडियो में पढ़ लो, घर में बैठ के पढ़ लो। क्यों ज्वाइन किया तो बोलो ना यार। यस सर। कौन सा वाला क्या है? अब देखो dy by dx का मतलब निकालते हैं। कैसे dy by dx आता है कैसे, जरा देखिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। देखिए जैसे मान लो हमने कोई फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया, ये y ले लिया और यहाँ पर x ले लिया, ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया। जरा ध्यान दीजिए, अगर ये पॉइंट आपका x है, इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x प्लस dx होगा। थोड़ा सा आगे जाओगे, थोड़ा सा आगे, अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, y होगी। अगर इंक्रीजिंग तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, y प्लस dy होगी। अगर डिक्रीजिंग होती तो y माइनस dy होती है। बोलो मैं यस सर। x बढ़ाने पे y कम होता है, वो डिक्रीजिंग के लिए होता है या इंक्रीजिंग। अब ये dx और dy ये बहुत स्मॉल है, क्या है, मतलब ये लगभग dx की वैल्यू 0.0012 ऐसा कुछ है, यानी dy का मतलब है 0.01254 ऐसा कुछ है नंबर है। बोलो ना यार, मतलब है छोटा है नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ये पॉइंट बहुत नजदीक आएगा तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ये दिखा रखी कर्व, ये कर्व है क्या, ये कर्व मतलब फंक्शन, कर्व मतलब फंक्शन। तो ये जब दो पॉइंट बहुत नजदीक हो जाएंगे तो क्या मैं इस पॉइंट को सिंगल पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ? अगर दो पॉइंट बहुत ही नजदीक है तो वी कैन टेक दिस पॉइंट एज इफ दिस पॉइंट सिंगल पॉइंट ले सकता हूँ। अब इस पॉइंट पे अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचूं तो ऑटोमेटिकली इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट आ जाएगी क्योंकि नजदीक है। ओके बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए, इतने पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतने पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ। इतने पार्ट को मैं जूम करूंगा तो आप दिखेगा हॉरिजॉन्टली कितना, जो एंगल ये बनेगा, जो एंगल ये बनेगा, जो एंगल ये बनेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम होता है ना। पहला दिखा देते हैं, अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हुआ dx, वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ dy होगा। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। यस सर। इस छोटे से ट्रायंगल में tan थीटा तो जरा क्या आएगा, आया बात समझ में, तभी तो dy by dx tan थीटा है। यस सर। आर यू गेटिंग माय यस सर। ये जस्ट एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। समझ आया कि अगर d स्मॉल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा नंबर। तो जब दो पॉइंट बहुत पास आ जाएंगे तो टेंजेंट होगी, वो एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगी और वो जो एंगल बनाएगी इसके साथ उसका tan थीटा को डिवाइड हो। अब आपका काम सिर्फ रह गया फॉर्मूले याद करने, क्या करना, फॉर्मूले याद करना। क्योंकि अब इसका मतलब यही था कि dy by dx का मतलब बच्चों को बता दिया जाए क्या है, स्मॉल चेंज इन वन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन अदर। जैसे अगर मैं कहूं आपकी अभी हाइट है आपकी h फॉर एग्जांपल, अभी टाइम t है, तो मैं कह दूं थोड़ा सा टाइम इंटरवल थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आपकी हाइट क्या होगी, थोड़ी सी तो बढ़ेगी, dh by dt क्या होगी, हालांकि dh बहुत स्मॉल होता है, हाइट को बढ़ने में टाइम लगता है यार, है ना। और लेकिन लार्ज इंटरवल के लिए अगर मैं वो आज अभी अगर मैं आपसे कहूं t1 टाइम पर हाइट h1 है और t2 टाइम पर आपकी हाइट h2 है,
तो यहाँ पे डेल्टा एच बाई डेल्टा टी है क्या ये, लेकिन दिस इज नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज नॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका डी एच बाई डी टी नहीं होगा, ये नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे बोलो ना यार, क्लियरली ये पीछे से समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर टी टाइम के बाद अगला टाइम डी टी ऐड कर दो, छोटा सा टाइम बढ़ा, तब हाइट थोड़ी सी चेंज हो, तो डी एच बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स है, समझे ना? यानी कि अगर मैं डी एच बाई डी टी लिखता, तो दिस इज द स्लोप और दिस इज द tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोलेंगे? इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। जैसे dy बाई dx होता है वैसे dh बाई dt हो गया यार, y की जगह क्या आ गया और x की जगह t, जरूरी थोड़ी y और x में रिलेशन, y और x को तो डिफरेंस माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है? डिफरेंस। जो आपने डिफरेंस मान लिया उसके रिस्पेक्ट में ऐसा कोई अदर फंक्शन मिलेगा तो हम उसका भी इसी तरह से काम करेंगे, बोलो ना जस्ट फॉर डिफरेंस, तो अब फॉर्मूले लिखते हैं और उसको याद करना है। अब उसका dy बाई dx क्यों ये होता है, ये हमारा मुद्दा नहीं है ना, आपका टेंशन है इसकी क्यों है, इसका sin x का डेरिवेटिव cos x क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है, दिस इज नॉट योर कंसर्न, योर कंसर्न इज ये फंक्शन इसका dy बाई dx ये है, ये किसका कंसर्न है, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चों का कंसर्न है कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे होता है, या और भी जो फंक्शन में बताऊंगा उसका डेरिवेटिव ये क्यों होता है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, that you are learning it just for the solving the tricks problem, okay? तो डायरेक्ट रिजल्ट से आगे तो मैं आपको डी वाई डी उतना करा दूंगा, इतने लेवल का करा दूंगा जिससे आप बड़े आराम से हर लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे, बोलो ना? यस सर। तो तैयार है, फॉर्मूला पहले लिख लेते सारे, तो चलिए सबसे पहला फंक्शन, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, तो उसका डेरिवेटिव किसी भी के रिस्पेक्ट में देखो तो जीरो ही होगा, क्या होगा? हाँ, और जीरो स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ भी मैं समझा देता हूँ, कोई भी अगर किसी भी लाइन का अगर tan थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब थीटा बराबर जीरो होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बोलो ना? यस सर। और ये तभी ऐसे दिखा पाओगे जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होगा, बोलो ना यार? तो कांस्टेंट फंक्शन का tan, अब देखो इसका जीरो क्यों हुआ, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे अगर x1 पर टेंजेंट खींचेंगे तो यही तो आएगा, यस सर। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो यही तो आएगा, यस सर। तो एंगल क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी, अरे बोलो ना? जब 180 बनाएगी यहाँ से एंगल तो लेते नहीं, एंगल तो यहीं से लेते हैं, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन इस साइड है तो जीरो ही, अगर डायरेक्शन इस साइड है, कोई लाइन इससे इस तरफ जा रहे हैं तो इसमें tan थीटा नेगेटिव, सॉरी tan 180 आएगा, है ना? आएगा तो स्लोप जीरो ही ना। यस सर। तो कांस्टेंट का मतलब ये हो गया, कांस्टेंट का स्लोप जीरो क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा जीरो होता है। लेकिन अगर आपको कोई लाइन ऐसे आ जाए, मान लो ये y है, ये x है और ये लाइन ऐसे खड़ी आ जाए, अब जब लाइन खड़ी हो जाएगा तो उसका थीटा कितना होगा, 90, तो जब tan थीटा 90 तो m बराबर tan थीटा कितना होगा, tan 90 इनफिनिटी, डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अगर स्लोप किसका डिफाइंड नहीं होगा, अगर थीटा 90 डिग्री बन उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, इज इट क्लियर बेटा? तो नोट कर लीजिए, बंद कर लीजिए। तो हमेशा आने में कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से होता है, tan थीटा जीरो होता है इसलिए। ओके, अगला जो रूल है, तो पहला रूल आपका ये होगा कि कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है c है तो इसका dy बाई dx कहो चाहे dy बाई dt कहो
चाहे dy बाई dt कहो, चाहे dy बाई कुछ कहो, है ना, df कहो, सब जीरो, क्योंकि ना तो x पे डिपेंड कर रहा है ना m पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलो ना यार। तो पहला रूल ये हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे एग्जाम्पल फिजिक्स में कैसे यूज होगा इस चीज, ये लॉ कैसे फिजिक्स में यूज होगा चलिए देखते हैं। बता दो फिजिक्स में ऐसे यूज होगा, मान लो आपसे कहा जाए, आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, बताइए जरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। अगर मैं कहूं इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद constant velocity of 5 meter per second along plus x along प्लस, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बोलना जरूरी है ना। अगर मैं वेलोसिटी को अंदर मैग्नीट्यूड बोलता डायरेक्शन बोलता तो वेलोसिटी होता ही नहीं, पहली बात स्पीड होता, इसलिए मुझे डायरेक्शन लिखना जरूरी है। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कहा कि फाइंड एक्सेलरेशन, क्या निकाला जाए, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv by dt, d by dt क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समझ आया नहीं मेरा। अब आपको पता चला कि एक्सेलरेशन डाल देते हैं कि ये चीज होगी ना, दोबारा जैसे देखना है तो माइंड। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, वो रूल लोग आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मान लो आपने कहा है, अगर यहाँ पे मैंने पोजीशन ले लिया, टाइम ले लिया, यहाँ लिख दिया x इक्वल टू, अब आपको x y में कैसे हो सकता है, अरे क्यों नहीं हो सकता है यार, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में टाइम है, क्यों नहीं ले सकते, जरूरी नहीं है y के लिए y ऊपर लेते हैं, x पीछे लेते हैं, ये दिमाग में सेट करना बंद कर दीजिए, बोलिए ना यार। तो यहाँ पे अगर जैसे अगर ये कह दिया जाए, ये कोऑर्डिनेट दे दिए, सपोज करिए 4 दे दिया, 2 दे दिया, क्या दे दिया 2, यानी 2 मीटर दे दिया ये, पर टाइम कुछ भी हो हमेशा 2, यानी पार्टिकल किसमें, रेस्ट में है यार। यस टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल रेस्ट में है, अंडरस्टैंड। यस सर। जब पार्टिकल रेस्ट में है तो v बराबर क्या होता है, dx by dt, ये जीरो हो जाएगा। इसी का रूल आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। ये उसके लिए था एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे p और t लिखा दीजिए, p और t यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड, बोलो ना यार। ये इसका एग्जांपल दे दिया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, दोनों को एक साथ में लिखना, ये अलग है, ऊपर का है, ये नीचे का, ओके, लेकिन रूल तो वही है ना। पैसे से लाके इसको पिलानी होती है ना, तो ये तो मीटिंग नहीं होती, समझे ना। रूल टावर है ना, अगर उसे कह दिया ये चाय तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे पैसे से जाएगी, तो फिर वो चाय मीठी नहीं होती, फिर वो तो ऐसा ध्यान देना चाहिए कि लोगों को नुकसान भी ना हो, तो आदमी उसको एंजॉय कर सके। बोलो ना, तो बताओ लाया क्या फायदा इसमें, गैस खराब की, दूध खराब किया, चीनी खराब की, हो गया ना बराबर, मैं तो पी सकता और भी थी। वही चीज अगर उसको बोला जाए कि ये तुम्हारी तरफ से रहेगी, तो वो जीनी साथ बहुत कम है ना। ठीक है, डाल दो।
ओके हटा दो। Yes, sir. तो पहला रूल हमारा ये आ गया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव बोलिए 0. आवाज नहीं आई। 0. हाँ अब दूसरा रूल, अगर हमारा कोई फंक्शन y बराबर x की पावर n है, क्या है x वेरिएबल है, n कोई नंबर है बेटा, बोलो ना यार, n कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनी, n आपका जैसे -2/3 हो सकता है, n आपका 5 हो सकता है, n -7 हो सकता है, एनी नंबर है, बोलो ना यार लाइक दिस। अब यहाँ ग्राफ से मत मत सुनने लगा कि वो जो अब है रेक्टेंगल हाइपरबोला बताई थी वो बात यहाँ या वहां की बात यहाँ डालने लगे, ये चीज अलग है ना यार, यहाँ पावर पे ध्यान नहीं देना, पावर किसी भी होगा वेरिएबल है चाहिए, और ये फंक्शन कैसा होगा, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक, कौन सा होगा जल्दी बोलिए, एक बोले ये टिग्नो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, वो टिग्नो टिग्नो कर रही है, पता नहीं कोई बोला था तेरा टिग्नो टिग्नो कर रहा है, अलजेब्रिक है क्या है, तो अलजेब्रिक तो इसका dy/dx होता है, n आगे आ जाता है और एक पावर, अब ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है, ये मैं पहले बता दूंगा, ये मैं बताऊंगा भी नहीं ऐसा, जरूरत भी नहीं। अब एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, नोट कर लीजिए पहले, कुछ हो परेशान तो नहीं हो, मेरी डांट का बुरा मन माना करो, ठीक है ओके, आपको जो हम कहते हैं आपके फेवर में, आपके भले के लिए बोलते हैं, है ना, मेरे जैसे कल क्वेश्चन डायमेंशन का पूछे लेंगे उसमें मैं समझाया था, तुम तो करेंगे नहीं सर बता दीजिए, गलत बात है, मैं तुम्हारी प्राइवेट कुछ बता देंगे, है ना, एक बार जो टॉपिक हो जाए तो इसके क्वेश्चन कभी भी पूछ लो, हम मना नहीं करेंगे, दोनों ने जो पीछे हो गया उसके पूछ सकते, आगे के अभी नहीं, क्योंकि अभी सिखाना है, हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं, जरा करके बताना है, देखिए कितने बच्चे शुरू कर पाते हैं, आप लोगों को देता हूं कभी, इसका dy/dx करके बताओ जरा, फाइंड dy/dx, इफ y इक्वल टू, हमने ये दे दिया ये, तो इसका dy/dx करके बताइए, तो लोग पजलिंग तो करवाएंगे नहीं यार, बोलो ना यार, कर दी, Yes. गलत अपने तरीके से चलोगे तो गड़बड़ ही काम करोगे, Yes. तो अभी भी तूने एग्जाम गड़बड़ क्या किया, ये वाला कहां होता है, क्वेश्चन क्या है यहीं पे, यहाँ पे रूल लिखा, यही स्टार्ट कर दिया, एग्जांपल लिख के प्रॉपर लिखो ना तरीके से, ऐसे नहीं होता, जैसे ये तू लिखा फिर कल लिखा देंगे, कल तो कभी आते ही नहीं, सही है बस, सही है, तो थोड़ा सा मैंने उसको परेशान करने के लिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे x की पावर t की पावर 1/2 की पावर 1/2, अरे बोलो ना यार, Yes, sir. क्या होगा, x की पावर t/4 आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. ये समझ आया नहीं आया, Yes, sir. अब dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 3/4, n आगे आ गया, और x के बाद 3/4 -1, ओवरऑल क्या लिखेंगे 3/4 x की पावर माइनस की 1/4, यानी ये इसको और अच्छे से लिख सकते हैं x/4, ये आएगा 3/4, और ये आएगा x की पावर √x, ऐसा भी लिख सकते हैं क्यों नहीं, Yes, sir. या ऐसा भी लिखा रहने दो, ये 3/4 और x की पावर 1/4, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, बोलो ना यार, ऐसे लिखो,
तो सिंपलीफाइड फॉर्म में दिया हुआ। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लेता फाइंड dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 4, अगर मैं पूछता तो जैसे आपको नहीं बताया था dy बाय dx एट x इक्वल टू x1, याद करो तो आप बोले थे x1 क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x इक्वल टू 4 इधर डालना है। Yes, sir. जब फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाए तब डालना, पहले ही मत डाल देना, अगर पहले ही डाल दोगे तो वो तो कांस्टेंट बन जाएगा, Yes. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, Zero. पहले तो dy बाय dx करो फिर डालो, अब बोलो ना यार। Yes, sir. तो अब देखना जरा dy बाय dx क्या हो जाएगा, इसका dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा इसका t एट x इक्वल टू दिस पॉइंट पर t अपॉन 4, और ये हो जाएगी x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो, Yes, sir. की पावर 1/4 लिख सकते हो, Yes, sir. कितना हो जाएगा 3/4 into 2 की पावर 1/2, यानी कि 3/4, बोलो ना यार। Yes, yes. तो फाइनल आंसर ये होगा। अब ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी इस पॉइंट पर tan थीटा फिक्स हो गया। क्या हो गया, इस पॉइंट पर tan थीटा, अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी, Yes, sir. क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनाया गया, इसलिए तो dy बाय dx अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ रही है, क्योंकि कर्व का स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है, लेकिन लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। बोलो ना यार, Yes, sir. ये है फायदा, उसका यूज भी कर लिया। तो पहला रूल हो गया x की पावर n का डेरिवेटिव ये होता है, उसका एग्जांपल हो गया, फटाफट नोट कर लो। थोड़ा स्पीडली मूव करें, ठीक है। अगला जो रूल है हटा दूं ऊपर से। Yes, sir. अगला जो रूल है y इज इक्वल टू, अगर मान लो आपको sin x मिल जाए, क्या मिल जाए, अभी तो सिंपल सिंपल फंक्शन सिखा रहा हूं, इसी फंक्शन को फिर हम इनको हम मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, मॉडिफाई मतलब इसके x की पावर n के बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना देंगे। तो पहले सिंपल बता रहे हैं, ताकि ये रूल आप ये सीख जाओगे तो फिर कॉम्प्लेक्स का भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगला जो है, अगला थर्ड है ना, ये Yes, sir. अगला फॉर रूल है थर्ड, y इज इक्वल टू, अगर sin x है तो इसका dy बाय dx होता है बेटा cos x। अगर जैसे फॉर एग्जांपल y v इज इक्वल टू दे दूं अगर मैं आपको sin t, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, dy बाय dt लिखेंगे या dy बाय dx लिखेंगे, क्या बोलो, dy बाय dt, क्योंकि जैसा देश वैसा Yes. तो यहाँ पे देश b और t वाला है, Yes, sir. तो dy बाय dt करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos t, गेटिंग। Yes, sir. तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला जो रूल है y इज इक्वल टू cos x है, तो dy बाय dx से तो माइनस साइन, अब ये क्यों होता है ये तो जरूरत भी नहीं बताने, बोलो ना। Yes, sir. इसका भी एग्जांपल इसी तरह से हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अब इसी तरह से अगला जो है, अगर y बराबर tan x है तो उसका dy होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगला है ये 5 का y बराबर अगर tan x है तो dy बाय dx इक्वल टू होता है, मेरे साथ बोलिए sec स्क्वायर x, क्या क्यों होता है, जरूरत नहीं है। अगला अगर y इज इक्वल टू log x बेस e है, क्या है, इसको ln x भी बोलते, क्या होते हैं, बताया था आपको इसके बारे में, याद है, Yes, sir. भूल तो नहीं गए। No, sir. जब बेस ही होता है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, क्या होता है? जो लॉग टेबल होती है वो बेस 10 पर होती है, किस पर होती है, Yes, sir. जो, और लॉग टेबल एक छोटे से बच्चे ने बनाई थी, याद होगा, छोटे से बच्चे ने बनाई थी, है ना, वो बच्चे का नाम क्या है, बनाया। अब देखो y बराबर log x बेस e ln x होते हैं, इसका dy बाय dx इक्वल टू होता है 1/x। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं
बच्चे इसमें उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला रिजल्ट इसके साथ ही लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चों को स्पेशली पता रहे कि ये कब लगाना है। और अगर मैं आंसर पे लिखोगे तो आप कंफ्यूजन, कभी उसकी जगह ये लिख रहा हूँ वो लिख दो, इसके ठीक नीचे लिख लीजिए वो, तो बोलिए ना जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड लोग? ठीक है, तो बी बराबर इसमें तो मान लेते हैं अगर इसी तरह से y इज इक्वल टू, अगर मान लो log x बेस a होता, क्या होता? log x बेस a। तो बात कर दो ना, चेन बनाओ। तो अगर मान लो ये है y बराबर log x बेस a है, अब देखो यहाँ बेस a आ गया, a बराबर यहाँ पे e नहीं है, a बराबर यहाँ पर, अगर a बराबर e होता तो ln x हो जाता ना वो। तो यहाँ पर इसका जो पहले इसको बेस चेंज करेंगे, क्या करेंगे इसको? तो log का बेस चेंज कैसे करते हैं पहले वो सीखेंगे। ठीक है, log का बेस चेंज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो पहले मैं ऊपर का ये हटाऊंगा, स्पेस चाहिए मुझे। ओके, अब पहले बेस चेंज कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको रूल काम भी आएगा कई बार बेस चेंज करने के लिए। बेस चेंज कैसे करते हैं जल्दी, हाउ वी कैन चेंज द बेस। इधर देखो बच्चों, ध्यान दो, बातें नहीं। चेंज ऑफ बेस, रूल फॉर चेंज ऑफ बेस, रूल फॉर चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉग फंक्शन, ऑफ लॉग। जैसे y बराबर log a और b लिखा है, ठीक है, और मैं चाहता हूं इसको बेस e में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मालूम इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बेस e में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, लिखिएगा और समझिए। इसको लिखना है log a बेस e अपॉन log b बेस e। क्या किया हमने, ये वाले नंबर का log a हो गया और बेस अपनी मर्जी का डाल दिया, इस वाले नंबर को भी log में ले लेंगे और बेस अपनी मर्जी का डाल देंगे, मतलब ये चीज इसके बराबर होती है, ये रूल है। बोलो ना, जैसे आप मुझे इसको अगर बेस ई में कन्वर्ट करना है, इसको बेस ई में कन्वर्ट करना है तो log x बेस ई अपॉन log a बेस ई। अब ये तो कोई नंबर है ना, तो नीचे वाला नंबर तो कांस्टेंट हो गया ना, ये वाला नंबर तो वेरिएबल है क्योंकि x वेरिएबल है। बेस चेंज कैसे करते हैं यार, आसान तो है। अगर बेस हमें ई पे चेंज करना है तो हम इसका भी log ले लेंगे बेस ई पर और इसका भी log ले लेंगे बेस ई पर, बस खत्म, ये कर देंगे। अब ये वाला नंबर यहाँ पर अगर x वेरिएबल था तो अब ये वाला वेरिएबल हुआ, ये वाला तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल का करते हैं, कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई करता है। बोलो ना यार, जैसे अगर y बराबर अगर मान लो cx की पावर n है और dy बाय dx करना हो तो यहाँ पे c का 0 नहीं होगा, c into n into x की पावर n - 1 होगा। बोलो ना यार, तो अब ये इसको ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे ना अब नंबर की तरह, तो अब इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, अब dy बाय dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन log a बेस e, ये कांस्टेंट हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। आई बात समझ, पहले बेस चेंज करेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे, बेस e में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रूल भी हो गया, ये तो नोट करेंगे। कैमरा पीछे ही है, ये देखिए
तो एक ही लिए तुम्हें अच्छे से लेना चाहिए ना, 2-3 ही, 2-3 ली ना, ठीक है, तो अगर एक ही लिए और तुम्हें बिगड़ आ गई। तो क्या इरेज कर दूं, लॉ बेस चेंज का कॉन्सेप्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन है ना, बेस चेंज करके दिखाई दे रहा मुझे, है ना, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ऊपर का हटा दो, ये वाला। जैसे मान लेते हैं अगर हम आपको कहें कि हमने दे दिया, सपोज करिए f इज इक्वल टू दे दिया log t बेस 2 दे दिया, क्या इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू बेस 10, बेस 10 में कन्वर्ट करके बता दो इसको, इस रिजल्ट बेस 10 में लिख के बताओ। ये हटा दो, ये नीचे वाला बेस 10 में कन्वर्ट करके बताओ। और फिर डी एफ अपॉन डी टी बताओ, ये एफ अपॉन डी टी बताओ, बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, फिर बेस 10 का तो डेरिवेटिव आपने सिखा दिया ना, है ना? यस सर। बेस 10 में कन्वर्ट करो, फिर डिफरेंशिएट करके दिखाओ। यस थोड़ा टास्क इंपॉर्टेंट है, पहले बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, अब आ गया ना। लेकिन ये एक दफे गड़बड़ कर दिया, ये बेस 10 का डेरिवेटिव तो 1 होता ही नहीं है। पहले बेस 10 में कन्वर्ट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, तो बोलो ना, यानी फिर डिफरेंशिएट तभी कर पाओगे जब बेस ई में बदलोगे, तो बोलो ना यार, फर्दर फिर बेस ई में जाना पड़ेगा, 2 बार काम करना पड़ेगा। क्यों? जब डेरिवेटिव log x बेस ई का ही होता है, उसका डेरिवेटिव होगा तो उसको अगर उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस ई में, तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे। तो पहले तो मैंने बेस 10 में कन्वर्ट करवाया, मैंने ये टास्क दिया आप लोगों को, आपको अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल पूछा तो बेस ई में डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखा सकते थे, लेकिन मैंने कहा पहले बेस 10 में कन्वर्ट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो। उसको डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते, पहले बेस ई में कन्वर्ट करेंगे, तो टास्क थोड़ा सा बढ़ा दिया, बोलो ना। पहले बेस 10 में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये रिजल्ट ये आएगा f इज इक्वल टू log t बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 है, बोलो ना यार। अब बेस e में, अब ये तो नंबर हो गया, इसको तो ऐसे छोड़ दो, अब इसको यहां ध्यान दो, अब इसको फर्दर लिखेंगे हम, क्योंकि अब फर्दर इसको लिखना, ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया बेस 10 में, इसको लिखेंगे log t बेस e अपॉन log 10 बेस e, और ये हो जाएगा log 2 बेस 10। अब बोलो ना यार, अब ये कोई नंबर बन गया ना, ये नंबर इनटू नंबर बराबर नंबर, लेकिन अब हमारा अब डिफरेंशिएशन होगा, अब df by dt होगा, बोलो ना यार, अब ये dy by dt तो 1/t ऑफ 1 log 10 बेस e into log 2 बेस, मजा आया नहीं आया, बोलो माइंड बढ़ाओ थोड़ा। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, बेस ई में कन्वर्ट रहे, बेस ई में होगा तभी तो dy by dx लिखना सिखाया ना, कोई और बेस में होता तो dy by dx नहीं कर सकते ना, बेस कन्वर्ट करने के लिए बताया, पहले बेस 10 में मैंने कन्वर्ट करवाया, फिर मैंने कहा जो अभी कन्वर्ट हो गया उसको फिर बेस ई में कन्वर्ट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, आना चाहिए यार। बेस 10 में हमने कन्वर्ट करने का पहला टास्क दिया,
लेकिन दूसरा टास्क टास्क है इसको डिफरेंशिएट करो, इसको तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते ना जब तक बेस ई में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको फर्दर बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, ताकि डिवाइड कर सकें। आर यू गेटिंग? कुछ मतलब को फिलहाल तो ये लिखो, वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, जो भी टाइप पूछा है वो टाइप डाल सकते हैं, बट पॉजिटिव होना चाहिए था, वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, पिछले वाली बात ही नहीं है ना। डाल ओके, गेटिंग? नोट कर लिया, हटा दूं? देख लीजिए क्या सॉल्व करने में लगी हो ब्रो, इसकी वैल्यू लिखने में लगी हो, इसकी वैल्यू लिखने में लगी, तो क्या है क्या लिखे, इसकी वैल्यू देखो, आगे नहीं क्यों आगे बढ़ने का काम कर रही हो, ये मैंने बोला इसकी वैल्यू लिख के ये देखो इसकी, तो क्यों लिख रहे ऐसे लिखे रहते तो ना, क्या दिक्कत है, वैल्यू रखने के लिए अभी मैंने बोला है क्या, ऐसे रख के रहना, अगर एग्जाम में इसी रिजल्ट में आ रहा है तो आप आगे एडवांस में करके क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे आपको, जनरली इसी फॉर्म में आंसर आएगा, जब तक रिक्वायर्ड नहीं है तो आगे ना बढ़ोगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही काम करना चाहिए, एक्स्ट्रा अगर आप वैल्यू रख के और सिंपलीफाई करके दोगे तो उसका कोई रिवार्ड थोड़ी मिल जाएगा आपको, और बोलो ना रिक्वायर्ड जहां तक था वहां तक आपको पता होना चाहिए, अगर कहा जाता है कि इसकी कंप्लीट वैल्यू बताओ तो फिर रखो, है ना, बता दूं, उसके लिए फिर टाइम की वैल्यू भी देनी पड़ेगी आपको। अगला जो रूल है ये हो गया इसका, नेक्स्ट रूल है log x का बेस ई का हो गया, अगला जो है y इज इक्वल टू, अगर ये कौन सा रूल है, फॉर्मूला कौन सा है, 8 y बराबर e की पावर x है, क्या है y बराबर, तो इसका dy by dx e की पावर x होता है, ये यही रहता है, ये चेंज नहीं, तो बोलो ना, अब इसमें भी मैं थोड़ा इसके बाद अगला रिजल्ट लिख दे रहा हूँ कि वो भी देखने में इसके जैसा है लेकिन उसका रिजल्ट अलग होता है, तो बोलो ना यार, अगर मैं y बराबर लिख दूं a की पावर x, यहाँ a रियल है, तो बोलो ना यार, तो a की पावर x e की पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल ये भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ये e की पावर x नहीं है, a की पावर x है, बोलो ना यार, इसका ये नहीं होगा e की पावर x, तो बोलो ना यार, इसका ये नहीं होगा a की पावर x, e की e अगर e मतलब 2.732 हो तब e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन a अगर e नहीं है कुछ और है तो a की पावर x का ये a की पावर x नहीं होता, खतरनाक रिजल्ट है क्या ये, सर समझोगा ना मेरी बात, अब ये आप किसी कंफ्यूजन, ये तो मैंने लिख रखा है पढ़ रखा है, छोड़ दो गए ना, अब इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसका हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू होगा a की पावर x log a बेस, बेस क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, बेस e होना चाहिए या 10 होना चाहिए, ये रिजल्ट अगर है आप कहीं तो देखो जरा, a की पावर x तो कंफर्म, a की पावर x होता है log a x बेस e होता है या 10 होता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये है उसमें, ये मुझे कंफर्म नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, a की पावर x e, a की पावर x का यहाँ e होता है ना, उस फॉर्मूला होगा ही नहीं, फॉर्मूला है उसका, ये वाला फॉर्मूला ही नहीं होगा, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस ई होता है, क्या होता है, बेस ई होता है, ऐसा नोट करके बेस नहीं होगा ना, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन अगर मान लो इसका डेरिवेटिव आ गया तो आगे से ज्यादा बच्चे फंस जाएंगे, तो बेस ई लिख लेते हैं अभी, फिर कंफर्म हो जाएगा, तो ई है कैसे पता, वेरी गुड, हाँ देख अरे बोलो ना यार, तो एक एक चीज को बारीकी से समझना जरूरी है कि नहीं, यस सर, और यही चीजें बच्चों को क्लियर नहीं होती, वो बच्चे यहाँ का वहां लगा देते, यहाँ की टांग वहां घुसाड़ने लग जाएगा,
तो सारे काम खराब हो जाएंगे, बोलो ना यार। तो जो का मतलब जो जहां है वहां यूज करो। अब मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने इसको बताया नहीं था, तब तक कंफर्म नहीं हुआ, बोलो ना यार। ये चीज हालांकि याद तो था लेकिन थोड़ा धुंधला सा है। तो ये हो गया हमारा e की पावर x का होगा, a की पावर x हो गया। अब ऑलमोस्ट वो सारे रिजल्ट हो गए जो ज्यादातर यूज होते हैं। अब इसके बाद आगे जो रूल आएंगे वो आएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोडक्ट रूल, और आएंगे डिवीजन रूल आएंगे, और फिर चेन रूल सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? चेन रूल जब सीख जाओगे तो हर तरह के डिफरेंशिएशन फिर आने लगते हैं, बोलो ना यार। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। होप यू ऑल एंजॉय, बोलो ना यार। Yes, sir. एंजॉय किया। Yes, sir. थैंक यू। Sir,